नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं एनपीए के बारे में। दरअसल एनपीए चर्चा में क्यों है? आरबीआई ने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें बैंकों से संबंधित बताई गई हैं। बहरहाल जो प्रमुख बात है, जो अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, बैंकों को परेशान करती है, हमारे देश में निवेश को प्रभावित करती है, वो है एनपीए। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एनपीए पिछले 10 सालों में या एक दशक में सबसे अपने न्यूनतम स्तर पर रहा है, अर्थात कम रहा है। तो क्या कुछ बातें इसमें देखने को मिलेंगी, क्या कुछ हमें समझना है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ग्रॉस एनपीए की बात की गई है। एनपीए 2 प्रकार का होता है, अर्थात एनपीए की बात हम जब कर रहे हैं, एनपीए बनने की अवस्था, उसके बाद की अवस्था, एक ग्रॉस एनपीए है और एक नेट एनपीए है। तो दोनों में क्या अंतर है, हम उसे बाद में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक्स ग्रॉस बैड लोन फॉल टू अ 10-year लो ऑफ 3.9%, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अब यहीं पर आप लोगों को समझ लेना है कि यह कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अर्थात रिपोर्ट क्या बताता है? परिवर्तन को आप इंडेक्स कहें तो इंडेक्स में क्या बताया जाता है कि परिवर्तन क्या हुआ है। इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो किससे संबंधित हैं? वित्तीय क्षेत्र से संबंधित हैं। और उस वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता कितनी है, नहीं है, क्या कुछ स्थिति है, वो ये रिपोर्ट बताने का काम करती है। दोबारा से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यह बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या स्थिति है, और बैंकों की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें एनपीए की मात्रा कितनी है, कैसी है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर यह कहा गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है और यह मार्च 2023 तक के लिए कहा गया है। पिछले 10 वर्षों में यह सबसे अपने निचले स्तर पर रहा है, अर्थात एनपीए, ग्रॉस एनपीए कम है। ये बताया गया कि 3.9% है, जो आप लोगों को पेपर के कटिंग में भी दिखाया गया था, वो भी वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अनुमान ये लगाया गया है कि जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए और अधिक ये सुधर कर कितना हो सकता है, तो ये कितना जा सकता है, 3.6 तक ये जा सकता है। अभी कितना है, 3.9 है। तो ऐसी संभावना जताई गई है, ऐसा अनुमान जाहिर किया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि एनपीए क्या है। तो एनपीए ये पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। आप लोग संभवतः इसे समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें तो समझना इस क्लास में है ही। बहरहाल एक बात और है कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इससे संबंधित सभी बातों को नहीं आपको डिलीवर कर पाएंगे, तो कुछ बातें इसमें रह जाएंगी। बहरहाल इससे संबंधित बातों को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन का आधार फेयर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एक ये व्यक्ति हैं, ये कस्टमर है, इनको कहा गया है और ये बैंक के पास गए, बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए। लोन किस लिए चाहिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको छोड़ करके हम यहाँ पर आ जाते हैं। एनपीए कैसे बनता है, यहाँ पर एनपीए की बात की जा रही है। एनपीए क्या है, पहले इस परिभाषा को समझ लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको कहा जाता है गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति या गैर निष्पादित परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति की बात आती है। परिसंपत्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो एक भौतिक परिसंपत्ति होती है, एक वित्तीय परिसंपत्ति होती है और एक बौद्धिक परिसंपत्ति होती है। कई बार वीडियो में ये बातें बताई गई हैं, फिर भी इस क्लास के अकॉर्डिंग, इस क्लास की आवश्यकता के अनुसार समझिए कि भौतिक संपत्ति जैसे आपके पास जमीन हो, आपका मकान है, आपके पास कार है, कुछ भी है। जब आपको आवश्यकता लगती है कि मुझे कुछ ऐसे पैसे की आवश्यकता है जो इमीडिएटली हमें करना है, उसका उपयोग करना है, तो इमीडिएटली आप उसे नहीं बेच पाते। लेकिन हाँ, अगर आपको बेच करके लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो आपको मिल जाता है, क्योंकि ये जो भौतिक संपत्ति है तुरंत बिकने वाली नहीं है। अब बात आती है जो वित्तीय परिसंपत्ति, अर्थात आपके खाते में कितना पैसा है, आपके घर में कितना पैसा रखा है, आपके हाथ में कितनी मुद्रा है।
आप तुरंत उसका प्रयोग कर सकते हैं। बौद्धिक परिसंपत्ति वो परिसंपत्ति है, जैसे मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा हूं, जो सेवाएं मैं दे रहा हूं, अर्थात मेरी बौद्धिक संपत्ति है ये, और इस बौद्धिक परिसंपत्ति के बदले मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। तो परिसंपत्ति 3 प्रकार की। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं बैंक के संदर्भ में, एनपीए के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहां पर वित्तीय परिसंपत्ति की। तो वित्तीय परिसंपत्ति आप जैसे ऐसे समझिए कि ये ए नामक व्यक्ति है, सामान्यतः ए और बी नामक व्यक्ति का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूं, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं नाम अगर उनका लिया जाए तो। अब ये ए बी नामक व्यक्ति हैं, इनको समझेंगे, लेकिन यहां पर देखिए ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ऐसी एसेट, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने पैसा दिया, वो ऋण दिया और आपको मिलने वाला था उस पर ब्याज, अब वो न तो मूलधन मिला और न ही ब्याज मिला, तो हम उसको कह रहे हैं कि ऐसी एसेट अर्थात परिसंपत्ति जो किसी व्यक्ति को दिया गया था वो परफॉर्म नहीं कर रही है, अर्थात दिया तो गया था लाभ के लिए, उस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए उसे कहा जा रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ठीक बात है। अब इसको ऐसे समझिए, ए नामक व्यक्ति है, इसको पैसे की आवश्यकता है। पैसे की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसे व्यय करना है। तो व्यय जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक निवेश व्यय होता है और एक उपभोग व्यय होता है। उपभोग 2 प्रकार के व्यय होते हैं। तो मान लीजिए ये ए नामक व्यक्ति है, उसको कोई कंपनी लगानी है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। अब पर्याप्त पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा? 2 काम कर सकता है, बैंक से लोन लेगा और लोन लेकर के मतलब ऋण लेकर के निवेश करेगा। तो ये व्यक्ति निवेश करने के लिए, कंपनी लगाने के लिए, ये बी फॉर बैंक है, बैंक के पास गया और मुझे इसने कहा कि मुझे 10 CR का 10 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है मैं आपको दे देता हूं, बैंक ने इनको दे दिया और बैंक ने ये कहा कि इस पर 7% की दर से मैं आपसे ब्याज वसूलूंगा, अर्थात मुझे ब्याज भी देना है, 10 करोड़ तो वापस करना ही है और जितने टेन्योर के लिए आपने लिया है वो आपको मूलधन भी और ब्याज दोनों हमें लौटाने हैं। इस व्यक्ति ने कहा ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति लोन तो ले लिया, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं हुई, जिस वस्तु का इसने उत्पादन किया, अर्थात मार्केट का इसने सर्वे नहीं किया, जिस वस्तु का उत्पादन करके ये अधिक लाभ कमा सकता था, उस वस्तु का उत्पादन नहीं किया। स्वाभाविक सी बात है ये घाटे में जाएगा, और घाटे में जाएगा तो इसका मतलब इसकी बैलेंस शीट खराब होगी, और जब इसकी बैलेंस शीट खराब होगी अर्थात इसको इनकम नहीं होगी तो ये बैंक का ऋण नहीं चुका पाएगा। और बैंक का ऋण अगर यह 90 दिन तक 19 डेज तक ये नहीं चुका पाता है तो जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 19 डेज में न तो इस पर मिलने वाला ब्याज था जो 7% था और 10 करोड़ का लोन था, दोनों ही नहीं मिला, तो हम कहेंगे कि यह 90 दिनों में एनपीए बन गया है। अब एनपीए तो आपने समझ लिया, लेकिन एनपीए से संबंधित कुछ और बातें यहां पर समझनी जरूरी हैं। एनपीए, अब जैसे जब आप एनपीए की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण, तो इसमें वर्गीकरण की जब बात की जाती है, यहां पर एनपीए का वर्गीकरण, यहां पर इसे 2 भागों में बांट करके देखा जाता है। और 2 भाग कौन कौन से हैं? जब बैंकों में एनपीए की समस्या बढ़ने लगी तो आरबीआई ने बैंकों से कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ उपाय किया जाए। तो उपाय क्या हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी लोन को या ऋण को एनपीए बनने से पहले ही हम उसकी पहचान कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम कार्यवाही कर सके, कार्य कर सके। तो इसके लिए आरबीआई ने यह कहा कि एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं एनपीए बनने से पूर्व इसका उपाय करते हैं, और एनपीए बनने के बाद, एनपीए बनने के बाद, अब यहां पर 2 बातें हैं। इसके लिए आरबीआई ने यह कहा कि आपके पास जो अकाउंट है, जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसके लिए अकाउंट खुलवाया जाता है, उस अकाउंट को आप 3 भागों में बांट दीजिए। और उस अकाउंट को कहा गया स्पेशल मेंशन 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। इसे 3 भागों में बांट दिया गया। और इसमें क्या कहा गया? एनपीए बनने के बाद
कि इसको भी 3 भागों में बांट लेते हैं। जब एनपीए बन गया है तो यहां पर कहा गया कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट और यहां पर कहा गया डाउटफुल एसेट, इसको हम मानेंगे, और साथ ही साथ यहां पर यह कहा गया कि लॉस एसेट हम इसको मान रहे हैं। अब ये किस आधार पर? जैसे मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, ऋण लिया है, उस व्यक्ति ने जो पहले महीने में भुगतान करना था, जो एक्टिविटीज होनी थी वो नहीं हुई, तो अगर नहीं हुई तो यहां पर 0 से लेकर के 30 दिन का समय देखा जाता है कि इस समय जब लोन चुकाने की बारी थी या उस पर जो ब्याज आने वाला था वो ब्याज नहीं आया, तो ये स्थिति देख लिया जाएगा 0 से लेकर के 30 दिन तक। उसके बाद अगर यहां पर 31 दिन से लेकर के 60 दिन तक नहीं आया पैसा जो आने वाला था, तो इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कहा जाएगा। और यही स्थिति यहां पर अगर 61 दिन से लेकर के 90 डेज तक अगर नहीं आता है तो फिर इसको कहा जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। ठीक है, तो ये तो स्थिति रह गई। अब यहां पर देखेंगे ये 90 डेज कंप्लीट हो गया है और परिभाषा के अनुसार जो मैंने आपको बताया, यहां पर परिभाषा के अनुसार 90 डेज में अगर नहीं होता है तो फिर हम उसे एनपीए घोषित कर देंगे। अब बात ये होती है कि ये एनपीए बनने के बाद की स्थिति है। तो एनपीए बनने के बाद की स्थिति यह बताती है जो स्पेशल मेंशन अकाउंट, अर्थात स्पेशली उसको मेंशन किया गया है कि ये जो अकाउंट है इसमें 1 वर्ष तक जो हमारी धनराशि थी जो हमने ऋण के रूप में दिया था, 1 वर्ष तक, यहां पर ध्यान रहे 1 वर्ष तक की बात कही गई है, अगर नहीं आया है, जो ब्याज और मूलधन आने वाला था वो नहीं आया है, तो फिर इसे सब स्टैंडर्ड अकाउंट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, डाउटफुल एसेट की बात करें, एसेट की यह बात यहां पर है, अगर यहां पर 1 वर्ष से अधिक तक यही स्थिति अर्थात एनपीए की स्थिति में ये रहता है तो फिर इसको क्या कह दिया जाएगा? डाउटफुल एसेट। और मान लेते हैं कि अगर 36 माह तक यही स्थिति एनपीए के रूप में रही तो फिर उसे बैंक डाउटफुल एसेट घोषित कर देता है। ठीक है, अब बात यह है कि एनपीए किन किन बातों को संतुष्ट करेगा, तब हम कौन कौन सी बातें होंगी तब हम उसे कहेंगे कि ये एनपीए है। जैसे जो मूलधन या ब्याज मिलने वाला था 90 डेज के अंदर नहीं आया तो हमने उसे एनपीए घोषित कर दिया। कृषि क्षेत्र के लिए भी बैंक ऋण देते हैं और जो प्राथमिकता के आधार पर ऋण कृषि क्षेत्र को दिया जाता है या कृषक गतिविधियों के लिए दिया जाता है, ऐसी स्थिति में 2 बातें यहां पर ध्यान रखनी है। पहली बात यह है कि अगर द्विफसली जो अल्पकालिक फसलें हैं, अगर 2 फसलीय अवधि तक उसका भुगतान नहीं होता है तो फिर उसे एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। एक तो ये क्राइटेरिया है, पहली क्राइटेरिया मैंने 90 डेज बता दिया। दूसरी क्राइटेरिया यह है कि जो दीर्घकालिक फसलें हैं तो दीर्घकालिक फसलों के लिए 1 फसली अवधि तक अगर भुगतान नहीं होता है उस अकाउंट में तो फिर उसे एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी क्राइटेरिया ये आपने समझ लिया। तीसरी क्राइटेरिया ये है कि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जिसे ओडी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट का मतलब आप ऐसे समझिए कि आपका बैंक है, बैंक में अकाउंट है और आपके बैंक में पैसा नहीं है, पैसा मतलब जितना आपको चाहिए उतनी धनराशि आपके अकाउंट में नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंक आपको सुविधा देता है कि अगर मान लेते हैं 10,000 आपके अकाउंट में है, आपको 20 के चाहिए, तो आप एक काम करिए, हम ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं और आप 20,000 निकाल लीजिए, लेकिन ये ऋण के रूप में रहेगा और आप इसे पुनः वापस कर देंगे। एक तो ये बात है। ये जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है यह व्यक्तियों और कंपनियों को भी दी जाती है। अब एक होता है कैश क्रेडिट, इसको सीसी बोलते हैं, कैश क्रेडिट। यह मोस्टली कंपनियों को दिया जाता है, तो व्यवसायी जो हैं उनको दिया जाता है। कैश क्रेडिट आपके अकाउंट में दे दिया गया और ये आपने उस अकाउंट में फिर से जो क्रेडिट करना था अर्थात लौटाना था, आपने नहीं लौटाया। तो ये जो 3 स्थितियां हैं, इन तीनों स्थितियों में से अगर कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है और ये भुगतान नहीं हो रहा है तो उसको हम एनपीए कह रहे हैं। अब यहां तक तो बातें ठीक है, समझ में आ गई कि एनपीए क्या है। अब एनपीए से संबंधित बातों को समझने के बाद ये जो बातें आप लोगों के सामने हैं ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख लें,
ये कहा गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो कॉमर्शियल बैंकों के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के लिए कहा गया है ग्रॉस जो एनपीए है उसका अनुपात 31 मार्च 2023 तक इतना रहा है। एक वर्ष पूर्व की जो स्थिति की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 31 मार्च 2022 की स्थिति ये बताती है कि उस समय जो एनपीए ग्रॉस एनपीए जो था वो 5.9 था, इस समय घट करके इतना हो गया है। ठीक है, जो नेट एनपीए है उसका अनुपात 1%। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 में ये कितना था, तो ये 1.7% था। अब यहां पर दो बातें आप लोगों को समझनी है, ये जो स्थिति है ग्रॉस एनपीए और यहां पर कहा गया नेट एनपीए, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों को हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी बैंक है उसने अपने ग्राहक को ऋण दिया है, ऋण देने के लिए यह कहा जाता है कि आप एक काम करिए, जो आप अनुपात रखते हैं, जैसे इसको एक स्पेसिफिक वर्ड से CAR कैपिटल एडुकेसी रेशियो के नाम से जाना जाता है, उसको यहां पर समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 100 रुपए का ऋण देना है किसी व्यक्ति को, 100 रुपए का ऋण देने के लिए जो बेसल नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आरबीआई निर्धारित करती है। तो 100 रुपए का ऋण देने के लिए यह कह दिया गया कि आपको 6 रुपए होने चाहिए, तब जाकर के आप 100 रुपए का ऋण देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो क्या है कि 100 रुपए का ऋण देने के लिए आपके पास 6 रुपए होने चाहिए, आप अपने पास रखिए ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सके। अब इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए अब जो टोटल आपको ऋण देने के लिए चाहिए वो कितना चाहिए, प्लस 6 रुपए, अर्थात यहां पर 106 रुपए। ठीक है, तो यहां पर ये जो रखा गया है इसको जब आप माइनस कर देते हैं कि कितना रखा गया है इसके रूप में, और उसके बाद जब आप देखते हैं तो आपका निकल करके आ जाता है जो टोटल आपने ऋण दिया है और एनपीए बन गया है, तो उस एनपीए को ग्रॉस एनपीए कह रहे हैं। और जब इसको हम माइनस कर देंगे, मान लेते हैं जो भी अनुपात रखा गया है उस अनुपात को आप निकाल देंगे, तो फिर आपका यहां पर जो नेट एनपीए है वो निकल करके आ जाएगा। अब यहीं पर बात आती है कि प्रोविजनिंग की राशि, प्रोविजनिंग की राशि क्या होती है, क्योंकि इसमें चर्चा हुई है इस रिपोर्ट में। तो प्रोविजनिंग की राशि का सीधा सीधा सा मतलब ये है, यहां पर ये जो आपने देखा ये CAR के बारे में मैंने बताया जो आगे आपका इस्तेमाल होने वाला है। अब जो इसी से संबंधित है प्रोविजनिंग की राशि। ठीक है, अब प्रोविजनिंग की राशि क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जब बैंकों में एनपीए की मात्रा बढ़ने लगती है तो आरबीआई कहती है कि आप एक काम करिए, आप अपने कुछ प्रॉफिट का और आपके पास जो धन है उसका कुछ हिस्सा आप प्रोविजनिंग की राशि के रूप में आप सुरक्षित रखिए ताकि रिस्क को आप मिनिमाइज कर सके। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रिस्क को कम करने के लिए फिर बीच में आपको आवश्यकता हो, बैंक डूब न जाएं, उनकी जो अचानक आवश्यकताएं हैं पैसे की उनको पूरा कर सके। तो प्रोविजनिंग की राशि कहता है कि आप यहां पर रखिए। मान लीजिए प्रोविजनिंग की राशि आरबीआई ने यह कह दिया कि आपको यहां पर 10% रखना है। ठीक है, 10% के लिए निर्धारित कर दिया और आपने जो टोटल ऋण दिया है वो मान लेते हैं 100 रुपए। तो इसमें से 100 रुपए में से जो प्रोविजनिंग की राशि है इसको आप निकाल देंगे तो आप ये निकल करके आ जाएगा कि नेट जो आपका एनपीए है वो कितना है, क्योंकि ये प्रोविजनिंग के रूप में राशि आपने रखी है ना, उसके उपाय के रूप में। अब जो दूसरी चीज थी, जो 100 रुपए टोटल आपने दिया है उसको कहा गया है यहां पर GNPA। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखिए इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने देख लिया। अब ये जो ग्राफ है ये 2011 की स्थिति को बता रहा है 2.4, यहां पर 2012 की स्थिति 2.40, 2013 में ये स्थिति है। अब यहां पर देख लीजिए 2022 में क्या स्थिति थी, अर्थात एनपीए की मात्रा, जो ग्रॉस एनपीए है उसकी मात्रा बढ़ी हुई थी, 5.97 था, इस समय 3.9% है। ये बात यहां पर समझ में आ गई। इसके साथ साथ बैंकों की जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात जिसकी बात मैंने अभी बताया, ये ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पूंजी इसे रेशियो, ठीक है,
अगर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है अर्थात इसकी स्थिति ठीक है, कहने का मतलब यह है बैंकों को प्रॉफिट हो रहा है, तब ये स्थिति उनकी बेहतर है। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुद्रास्फीति में नरमी के साथ वृद्धि की गति बरकरार है। तो अब यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति कैसी होनी चाहिए, तो सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए। और मुद्रास्फीति भारत में जो निर्धारित किया गया है वो कहा गया है 4+-2, अर्थात जो 4 है, 4 में से अगर प्लस आप करेंगे 4+2 यानी कि 6% अधिकतम होना चाहिए अभी जो निर्धारित है, और अगर कम हो तो 4-2 होना चाहिए, अर्थात 2% न्यूनतम स्तर पे मुद्रास्फीति होनी चाहिए। अगर ये मुद्रास्फीति जो है केवल इसमें नरमी देखने को मिलती है, इसमें वृद्धि नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है यहां पर समस्या होगी, क्योंकि उत्पादक जो हैं वो हतोत्साहित होने लगेंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा। चालू खाते का घाटा अर्थात CAD के बारे में कहा गया है, जिसे चालू खाता घाटा कहा जा रहा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें भी कमी आई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसकी वजह से जब बैंकों की स्थिति बेहतर होगी तो बैंक अधिक ऋण देंगे, और ऋण देंगे तो इसका मतलब ये है कि 2 प्रकार के व्यय होंगे, एक तो उपभोग व्यय होगा और निवेश व्यय होगा। और अगर निवेश व्यय हो रहा है और दोनों व्यय हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ अच्छा चल रहा है, रोजगार सृजन भी हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही ठीक चल रही हैं। तो यहां पर अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व देखने को मिला है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि इसका कारण क्या है, तो बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है। अब आप सोचिए कि ये कंपनी है, ये कंपनी है और ये बैंक है, ये बैंक है। अब बैंक ने इसको ऋण दिया है, अब ऋण देने का मतलब यह है कि दोबारा इसको लौटाएगा बैंक को। अब समस्या ये हुई कि ये जो कंपनी है ये बैंक का ऋण लौटा नहीं पा रही है, क्योंकि इसकी खुद की बैलेंस शीट खराब है। और ऐसे में अगर इसकी बैलेंस शीट खराब है तो इसकी भी बैलेंस शीट खराब होगी, और इसे कहते हैं द्वितुलन पत्र की समस्या, अर्थात ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब अगर जो कंपनियां हैं इनकी भी फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया है, जो ये बना रहे हैं, बेच रहे हैं, इनके पास भी पैसा आ रहा है, ऐसे समझिए, स्वाभाविक सी बात है ये बैंकों का पैसा लौटाएंगे, तो इनका भी बैलेंस शीट बढ़िया है और इनका भी बैलेंस शीट बढ़िया है। इसको मैंने बैंक माना है, इसको कंपनी माना है। यहां पर बातें क्लियर हो गई होंगी कि अगर जो व्यक्ति ऋण लिया है उसकी बैलेंस शीट बेहतर होगी अगर वो विजय माल्या नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर वो मेहुल चौकसे नहीं हुआ तो फिर वो बैंक को पैसा लौटाएगा और दोनों की बैलेंस शीट बढ़िया रहेगी, अर्थव्यवस्था में सारी चीजें बढ़िया चलती रहेंगी। तो एक तो ये बात है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात है वो जून 2016 में 40.1% था। मार्च 2023 में ये देखा गया कि प्रोविजनिंग की राशि बढ़ी हुई थी, अर्थात प्रोविजनिंग की स्थिति बढ़िया थी, अर्थात 74% थी। साथ ही साथ शुद्ध ब्याज आय में मजबूत वृद्धि हुई है, जो ब्याज बैंकों को मिलना चाहिए था ब्याज मिला है, अर्थात जो बैंक है उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है। जो फंसे हुए कर्ज के लिए कम राशि अलग रखना पड़ा वो भी स्थिति बेहतर है। परिणाम ये हुआ कि वाणिज्यिक बैंकों का कर बाद जो मुनाफा था वो बेहतर हुआ। जो फंसे हुए कर्ज के लिए जो प्रोविजनिंग की राशि RBI कहता है कि आप प्रोविजनिंग की राशि रखिए, जब बैंकों में ये स्थिति नहीं होगी, अर्थात NPA नहीं होगा, NPA बढ़ा हुआ नहीं होगा, तो प्रोविजनिंग की राशि भी कम होगी। और प्रोविजनिंग की राशि भी कम होगी इसका मतलब ये है कि बैंकों का मुनाफा भी अधिक होगा। मुनाफा क्यों होगा? मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए है और इस 100 रुपए में से बैंक के लिए RBI ने ये कह दिया कि 40 रुपया आप इसमें से प्रोविजनिंग की राशि के रूप में रखिए, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में NPA ज्यादा है। अब 100 रुपये पहले ये बैंक क्या करता, अगर 40 रुपये बैंक के पास होता तो ये 40 रुपये बैंक किसी भी अपने ग्राहक को दे करके और यहां से प्रॉफिट कमाता, अर्थात साख सृजन करता। लेकिन अब यहां पर 40 रुपये प्रोविजनिंग की राशि के रूप में रख दिया गया। स्वाभाविक सी बात है कि अब जो बैंक की ऋण देने की क्षमता है 60 रुपये है और 60 रुपये पे ही वो एसेट जनरेट कर पाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर जो बैंक है उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो यहां पर यह कहा गया है फंसे हुए कर्ज के लिए कम राशि अलग रखना पड़ा और इस वजह से वाणिज्यिक बैंकों के कर बाद मुनाफा बढ़ गया। ठीक है, 2022-23 में यह कहा गया है 38.4% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। वृद्धि देखने को मिली है, यहां पर बढ़ा है, इसकी बात कही जा रही है। जो खुदरा मुद्रास्फीति है धीरे धीरे कम हो रही है।
अप्रैल में ये देखा गया था कि 7.8% थी और मई 2023 में ये 4.3% है। साथ ही साथ यहाँ पर और बात कर लें, क्या होता है यदि एनपीए अधिक हो जाए, मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या होगा यदि, या क्या होता है ये भी ठीक है। एनपीए अगर अधिक हो जाए, अगर एनपीए अधिक हो जाएगा तो वित्तीय अवस्था में, एनपीए को ऐसे समझ लीजिए कि एनपीए का मतलब यह है कि यह वित्तीय अवस्था का मापन करता है, किसकी, बैंकों की वित्तीय अवस्था, उनकी स्थिति कैसी चल रही है। एनपीए में अगर वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था के लिए बोझ के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ अब अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं तो वहां पर सरकार को रिकैपिटलाइजेशन करने की आवश्यकता होगी, और रिकैपिटलाइजेशन अगर किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। अब यहां पर बैंकिंग व्यवस्था की रुग्णता की स्थिति को दर्शा रहा है। अब आप सोचिए कि इन बातों को छोड़ करके मान लीजिए एनपीए बढ़ गया, जो बैंक है एनपीए इसका बढ़ गया। एनपीए बढ़ने का मतलब यह है कि बैंक की साख सृजन क्षमता कम हो गई, सृजन क्षमता इसकी कम हो गई, और साख सृजन क्षमता कम हो गई, इसको ऐसे समझिए कि इसके ऋण देने की क्षमता कम हो गई। और निवेश, जो व्यय की बात मैंने की, व्यय जो दो प्रकार के, एक तो उपभोग और दूसरा मैंने निवेश कहा। इन दोनों स्थितियों में दोनों के लिए व्यक्ति क्या करता है, लोन लेता है, और बैंक तो दे नहीं पा रहे हैं, तो ना तो ये होगा, उपभोग व्यय नहीं होगा तो डिमांड नहीं क्रिएट होगा, और डिमांड नहीं क्रिएट होगा तो इसका मतलब निवेश भी नहीं होगा। तो अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, इससे समस्या उत्पन्न होगी। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी, आर्थिक समृद्धि नहीं समृद्धि, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की रुग्णता की स्थिति, बैंकों की रुग्णता की स्थिति को दर्शा रहा है। एनपीए में अधिक स्थिति देखने का मतलब यह है कि बैंकों के लाभांश में भी कमी आ रही है, साथ ही साथ बैंकों के ऋण देने की क्षमता यहाँ पर कम हो रही है। इसकी वजह से निवेश भी कम हो जाएगा, और जो आर्थिक वृद्धि दर है वो भी कम हो जाएगी, समृद्धि दर भी कम हो जाएगी। एनपीए से बचने के उपाय क्या हैं? तो उपाय के लिए यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं, केवल हम इनको जो सरकार के द्वारा किए गए हैं उन उपायों को गिना रहे हैं, उसको डिटेल में बताना एक क्लास में संभव नहीं है। फिलहाल यहाँ पर पूर्णतः समाधान असंभव है, अर्थात देश में कुछ ऐसे जो विजय माल्या हैं, मेहुल चौकसे हैं, नीरव मोदी, इस टाइप के लोग कभी भी रहेंगे तो विलफुल डिफॉल्टर वो बनेंगे, जानबूझ करके वो डिफॉल्टर अपने आप को घोषित करेंगे और बैंकों को चूना लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः समाधान करना तो संभव नहीं है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें प्रबंधन को सुधारा जा सकता है। पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उनमें ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। तो समस्या क्या है? प्रबंधन की समस्या है। प्रबंधन की समस्या एक लंबा टॉपिक है, छोटी सी क्लास में नहीं बताया जा सकता। बहरहाल यहाँ पर देखिए, प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है। उसके लिए सरफेसी अधिनियम लाया गया, और सरफेसी अधिनियम का फुल फॉर्म ये है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल इत्यादि इत्यादि। ये 2002 में लाया गया था। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया था जो इससे संबंधित मामलों का समाधान कर सके। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बनाई गई। साथ ही साथ मिशन इंद्रधनुष लाया गया, और 4R की संकल्पना भी दी गई कि इससे इसका समाधान किया जा सके, अर्थात एनपीए का समाधान किया जा सके। 4R क्या कहता है? रिकॉग्नाइज करना है, अर्थात देखना है क्या समस्या है, फिर उसको रिकैपिटलाइजेशन अर्थात पुनः पूंजीकरण करना है, फिर रेजोल्यूशन लाना है, फिर इसमें रिफॉर्म करना है। तो ये 4R की संकल्पना है। फिर उसके लिए प्रोजेक्ट सशक्त, फिर बैड बैंक की संकल्पना आई, और इसी के साथ साथ एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड भी बनाने की बात हुई। और इसी में अगर आप लोगों को याद होगा तो आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड के माध्यम से भी इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। फिलहाल अभी स्थिति जो आपके सामने है वो आप लोगों ने देखा। यहाँ पर बात करें एनपीए का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, तो एनपीए बैंक कैसे करता है, बैंक की बात की जा रही है। जो उसका एनपीए हो रहा है वो कैसे उसका समाधान कर सकता है? तो समाधान करने की सीधी सी बात यह है कि बैंक से जब आप ऋण लेते हैं तो उस ऋण के बदले कुछ ना कुछ आप गिरवे रखते हैं।
सपोज दैट आपने बैंक से ऋण लिया और वो आपसे कहता है जमानत के तौर पर आप कुछ रखिए। आप जमानत के तौर पर अपनी जमीन का कागज या घर का कागज आप गिरवे रखते हैं कि मैं जो धनराशि ले रहा हूं ऋण के रूप में, उससे अधिक की धनराशि का एसेट मेरे पास है और इस एसेट को अगर मैं ऋण न चुका पाऊं तो बेच करके बैंक उसका पैसा अपना वसूल लेगी। अब ऐसी स्थिति में जो बैंक के पास गिरवी के रूप में रखा गया है उस संपत्ति को जब्त कर लेता है और उस संपत्ति को जब्त करके बेच करके और अपना पैसा प्राप्त कर लेता है बैंक। अच्छा, संपत्ति को बेच करके ऋण वसूल तो लिया गया। अब बैंक एक और काम करता है। मान लेते हैं लॉस एसेट, जो मैंने सबसे लास्ट में बताया था, जो वर्गीकरण एनपीए के वर्गीकरण में, तो थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कंपनी है और जो कंपनी बनी है इस कंपनी का कागज ही बैंक में रख दिया गया है। ठीक है, अब जब कंपनी का मालिक या जो भी उसके बोर्ड हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जो लोग कोई भी मालिकाना हक रखते हैं, उन लोगों ने बैंक का पैसा नहीं चुकाया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बैंक अब उस कागज के आधार पर कंपनी को अपने हाथ में लेगी और कंपनी को अपने हाथ में लेकर के उसे बेच देगी। बेचने का मतलब नीलाम कर देगी। इसको कहा जाता है लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन के लिए अब कंपनी को नीलाम तो कर दिया गया, इसका मतलब यह है कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई तो यहां पर जितने लोग कार्य करने वाले थे बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है, सरकार इसको देखती है कि अगर बहुत ज्यादा लिक्विडेशन भी होने लगे तो भी समस्या है। तो यहां पर क्या किया जाता है कि एक काम करते हैं, जो लॉस एसेट है इसके लिए हम ऐसा ना करें कि भाई जो 10 करोड़ का आपने ऋण लिया था, चलो टोटल मिलाकर के ये होता है 11 करोड़। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं 11 करोड़, मतलब ब्याज मिलाकर के 11 करोड़ हो जाता है। अब बैंक की ये कहता है कि एक काम करो, ये वाला जो 1 करोड़ है ना, अर्थात 10 + 1 हमने 11 की बात की थी, ये ब्याज था, बैंक का ब्याज था। आप एक काम करो, जो मूलधन था वही दे दो, और मूलधन था वही दे दो, इसको हेयर कट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूरा संपत्ति का जो पुनर्गठन किया गया, दूसरे संदर्भ में इसे हेयर कट कहते हैं। जब इसमें से कह दिया गया कि अच्छा इतनी धनराशि आप मत दो, एक काम करो इतना ही दे दो, तो इतना दे दो, तो इसको हेयर कट कहेंगे। और जब ये कह दिया गया कि एक काम करो, इसकी जो अवधि थी चुकाने की, ऋण चुकाने की जो अवधि थी, आप ड्यूरेशन कह लीजिए, ड्यूरेशन, आप एक काम करो कि इसे 10 साल में देना था, आप इसे 15 साल में दे दो। इसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई, दोबारा से निर्धारित कर दिया गया। और फिर वो ये भी कर सकता है कि हेयर कट कर सकता है कि जो आपका पैसा है आप एक काम करो कम ही दे दो, लेकिन दे तो दो। यहां पर ये एक स्थिति देखने को मिलती है। लिक्विडेशन मैंने बता ही दिया। साथ ही साथ अब यहाँ पर देखा जाता है कि एनपीए के प्रबंधन में आने वाली दिक्कतें कौन सी हैं। तो एनपीए के प्रबंधन में दिक्कतें ये होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मैंने गिरवी रख करके, ठीक है, और फिर मैंने बैंक से 10 करोड़ का ऋण लिया। स्वाभाविक सी बात है, इस मार्कर की कीमत 10 करोड़ नहीं है। मैंने इसको बैंक को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि यह 10 करोड़ का ही है। बैंक ने मुझे ऋण दे दिया और देने के बाद जब उसे बैंक को रिकवरी करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसको बेच करके पैसे अपने वापस लेने की बात आई, तो देखा तो इसकी कीमत बहुत कम है। ठीक है, तो बैंक ने जितना ऋण दिया था उसके मुकाबले उसे जो परिसंपत्तियों को बेच करके प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं हो पाया। और समय के साथ, जैसे मान लीजिए जो मैंने कहा कि 10 साल की अवधि में प्राप्त होने वाला था, उसको 15 साल कर दिया गया। स्वाभाविक सी बात है, यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है? समय के साथ मुद्रा की वैल्यू कम होती है। आज से 10 साल पहले जो 100 रुपए की क्रय क्षमता थी, क्या आज भी 100 रुपए की क्रय क्षमता वही है? नहीं है। तो ऐसे में बैंक को घाटा होता है, तो परिसंपत्तियों की कीमत में कमी आती है, तो जो बैंक को लाभ मिलने वाला था वो नहीं मिला।
परिसंपत्तियों के लिक्विडेशन से समस्या, जो मैंने आपको बताया कि अगर कंपनियों का लिक्विडेशन होता रहा तो इसका मतलब यह है प्रोडक्शन नहीं होगा, कंपनियां खत्म होती जाएंगी और फिर इसका मतलब यह भी है कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो डिमांड एंड सप्लाई भी अर्थव्यवस्था में प्रभावित हो जाएगी। तो इससे संबंधित समस्याएं भी हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी वैल्यू उस परिसंपत्ति की बताई जाती है दरअसल उतनी होती नहीं है, ये प्रबंधन की समस्या होती है। ठीक, यहां पर बातें समझ में आ गई। इसी से संबंधित कुछ और बातों को देखें तो बेसल मानक क्या कहता है। बेसल मानकों के अनुसार जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हमने बात की थी वो निर्धारित करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दरअसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिसे बेसल कहा जाता है। बेसल शहर में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की बात की गई थी कि जो विश्व के केंद्रीय बैंक हैं वो बैठें और एक नियम लागू किया जाए जिससे जो विश्व की वित्तीय व्यवस्था है उसमें सुधार किया जा सके। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निपटान ब्यूरो BIS कहा जाता है, ठीक है, उसका मुख्यालय है। लक्ष्य क्या है, केंद्रीय बैंकों के मध्य जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो बैंकिंग नियम है और मानक हैं उनके साथ सहयोग करना और उन मानकों को लागू करके बैंकों की वित्तीय स्थिति बनाए रखना। तो अभी तक जो मानक है इसके वो कितने लागू किए जा चुके हैं, 1, 2 और 3 लागू किए जा चुके हैं। यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये देखिए, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसे संक्षेप में यहां पर BIS कहा जाता है। क्लियर है? तो यहां पर बातें, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ये सारी बातें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से संबंधित है संक्षेप में बताने का प्रयास किया, उसी आधार पर मूल्यांकन भी होना चाहिए। आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें रह इसलिए गई क्योंकि समय की बाध्यता है और उसके अकॉर्डिंग क्लास को डिज़ाइन भी करनी है। तो चलिए, आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगले क्लास में मुलाकात होगी। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आपके कमेंट हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।